मुझे कहीं आपने वो सिलेक्शन ऑफ द पेपर तो नहीं गलत की हुई? फिर भी यार कितने पेपर आप उठाए हैं? जो आप पिछला टॉपिक पढ़ रहे थे, क्या नाम था इसका? मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन। हमने अभी तक क्या पढ़ लिया हुआ है? हमने बेसिक्स पढ़ी थी। बेसिक्स के बाद हमने एफओएच का चैप्टर पढ़ा है।
उसके बाद एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पढ़ी है और उसके बाद कॉस्टिंग पढ़ी है। और जी अब मुझे ये बताएं मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन। अच्छा जी, अभी तक आपका जो टेस्ट हुआ है वो किस सब टॉपिक का हुआ है? अगला टेस्ट आपका किसका है? एबीसी का नहीं है, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का ही देना है आपने दूसरी क्लास के साथ, कमिंग सैटरडे को। कमिंग ये जो आ रहा है उस सैटरडे को। अच्छा, आपने मौलाना टेस्ट नहीं दिया एफओएच का? उस दिन आए नहीं थे आप, कैसे दे दिया आपने? क्लास नहीं पढ़ के गए थे? अच्छा चलो, मैं यही पूछ रहा हूँ। अच्छा, तो पहले मुझे ये बताएं कि ये आज कल में एक दो दिन में, कल मैंने जरा ये है कि आपको उस क्लास के साथ मिला दिया है, लेकिन आपने उसमें मसले मसाइल होंगे क्योंकि आपने मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के 2 से 3 सवाल किए हैं। कितने किए हैं? 2 से 3। बाकी की प्रैक्टिस में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ जो रिवीजन के लिए, जो मैं हर दफा बताता हूँ, आज दूसरी क्लास में भी बताए हैं। नोट्स दिखाइएगा जरा। अब आप पता नहीं अब हमने क्वेश्चन मुकम्मल किया था कि नहीं किया था, मैं जरा, क्योंकि मुझे शक व शुबहात थे, लेकिन मैंने नया टॉपिक शुरू तो कर दिया कल, लेकिन पहले पुराने की सेटिस्फेक्शन कर लूँ जरा। तो आपने जो लाजमी रिवीजन के लिए करने क्वेश्चन नंबर 5, ये हमने शायद क्लास में रीड किया था। 145 दिया था आपको मैंने वैसे, तो उसमें मसाइल होंगे आपके 5, ये लाजमी वो सवाल हैं जो करने हैं। 5 के मतलब रिवीजन के वक्त बहुत अच्छे सवाल है। 5, 8, 10 और 11, ये 4 सवाल मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन के हैं बेटा जी। 5, 8, 10 और 11, क्वेश्चन 5, 8, 10 और ये रिवीजन के लिए अच्छे हैं। अभी जब आप टेस्ट की तैयारी करें तो कम से कम ये सवाल जरूर, बाकी भी करें, ये सवाल जरूर करें। और आखिरी मंथ में मैं वो देता होता हूँ लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो शायद उसमें भी ये शामिल हो। वैसे मैं साथ साथ भी बता देता होता हूँ। तो 5, 8, 10 और 11। अच्छा, अब हमने जो क्वेश्चन जी, क्वेश्चन 11 मिला आपको रिकॉर्डिंग में? 11 की मार्किंग स्कीम नहीं है? अच्छा अच्छा, 10 भी आधा मिला है। अगली रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं की इन्होंने? हाँ अच्छा, चलो बुलाते हैं एक मिनट जरा। ये क्या किया इन्होंने, 11 भी कराया हुआ मैंने तो। वो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, लेकिन डेफिनेटली वो, आप शायद अभी थोड़े परेशान हो कि ये सर्कल सर ने हरकत क्या फरमा दी। वो आपने किया हुआ था? हाँ एक मिनट, मैं बुलाता हूँ, एक मिनट एक मिनट जी। सिद्दीक साहब को बुलाते हैं, सिद्दीक साहब आएंगे तो फिर वो हमें बताएंगे जनाब कि क्या करना है। बाकी हम आपको लिंक शिंक तो अपलोड तो बाद की बात है, पता नहीं कब होती है। मैं को कहता हूँ लिंक शिंक भेजें। जी सिद्दीक साहब, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो आ जाएं, नहीं सुन रहे तो मैसेज देख लें, और अगर मैसेज भी नहीं देख रहे तो कॉल अटेंड कर लें, क्योंकि 11वां सवाल भी मैंने कराया है सिद्दीक। अगर 11वां सवाल भी हो जाता है, 10वां भी हो जाता है, चलो अभी तो आप पहले पूछे ना प्रॉब्लम अपने, जो आपके पिछले क्वेश्चंस में पेंडिंग है।
जी जनाब, बताएं जी क्वेश्चंस में जो प्रॉब्लम है जी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन 4, जी जनाब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं। मैंने 1 का था, 4 का था और 5, ये आपको लास्ट टाइम शायद होमवर्क दिया हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर आए जी सबसे पहले। जी सिद्दीक साहब, यार क्वेश्चन 11 भी अपलोड होना चाहिए था, वो भी कराया हुआ था। वो क्या नाम है, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का 11 क्वेश्चन भी कराया है। और वो जो कल ये कह रहे थे बच्चे कि क्वेश्चन नंबर 10 का पहला हाफ तो अपलोडेड है ही नहीं, वो तो पिछले लेक्चर में है। कौन सा वो अब आप देखेंगे, डेट वाइज चेक कर लो, मुझे नहीं पता। B1 के, अच्छा नहीं होंगे, और भी होंगे, चेक कर लेना। अभी चेक कर लें आप। क्वेश्चन नंबर 10, चलो क्लास के एंड पे फिर बात करते हैं। ये आज करवाना है इनको, क्वेश्चन 11 भी देना है, मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, मुझे पता है, मुझे याद है। सर लास्ट सेशन की लिस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेंड कर दें ग्रुप में, और यार अपडेटेड भेजेंगे, टेंशन किस चीज की है। अभी चाहिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? हाँ जी, मैं बाद में चेंज कर दूं तो फिर आप शोर में चाहेंगे कि सर ये आपने क्या किया है। तो मैं भेज देता हूँ जी। टेस्ट चेक हुआ हुआ, हाँ दे दें, बिल्कुल दे दें। हाँ जी, गुड हो गया सर, हाँ जी गुड हो गया जी। क्वेश्चन 4 में क्या मसला है बेटा? एक मिनट सुन लें। जी ऑन हो रही है, चलो अभी क्लियर आवाज नहीं आ रही, अगली आवाज आती है तो। हाँ जी, चलो भाई जवान, इनमें से कौन से गिवन होते हैं क्वेश्चन में, ये बताएं आप में, जो क्वेश्चन में गिवन होता है। ये भी एग्जामिनर को गिवन करने चाहिए, ये भी गिवन हो। अगर ये गिवन ना हो तो एज्यूम कर लेते हैं ये सेम है, ठीक है। ये अगर गिवन होंगे तो इससे फिक्स्ड एफओएच का रेट निकालते हैं। इस क्वेश्चन में ये रेट दिया हुआ है, और ये रेट जो निकला हुआ है ये किस पे निकला हुआ है, ये लिखा हुआ है, इट इज द पॉलिसी ऑफ अ कंपनी टू कंप्यूट एब्जॉर्ब फिक्स्ड एफओएच रेट बेस्ड ऑन क्वार्टरली बजटेड प्रोडक्शन। जब वो रेट निकाला तो उसके पीछे ये फॉर्मूला था, बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड प्रोडक्शन। अब आपके पास ये रेट मौजूद था 11, ये बजटेड प्रोडक्शन 3 मिलियन थी, ये निकाल लें। नहीं जी, 33 मिलियन।
ये बजटेड फिक्स कॉस्ट आ जाएगी और यही एक्चुअल फिक्स कॉस्ट भी होगी। एब्जॉर्ब को एक्चुअल प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, एब्जॉर्ब वाले को एक्चुअल प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करना है, एक्चुअल प्रोडक्शन इस्तेमाल ही सिर्फ एब्जॉर्ब के लिए होनी है। जी, अब आपका सवाल क्या था? तो मैंने भी बजटेड को अलहदा किया और एक्चुअल को अलहदा किया, लेकिन एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू रेट करो तो वो एब्जॉर्ब आएंगे, बजटेड प्रोडक्शन इनटू रेट करोगे तो बजटेड फिक्स कॉस्ट आएगी। जी जी। अगर किसने कहा आपको बजटेड डालेंगे? मैं तो नहीं कहा, मैंने कहा था एब्जॉर्ब्ड वाले आएंगे, बजटेड नहीं कहा था। अब देखो पॉइंट, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कहूँ बजटेड आएंगे। अब आ रही है अजान, ये देखें मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? अजान हो जाए ये वाली फिर बताते हैं। जी बेटा, बजटेड फिक्स कॉस्ट से सिर्फ रेट निकलता है। क्या निकलता है? और उस रेट की मदद से जितने एफओएच प्रोडक्ट कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं डिवाइड करके उसको एब्जॉर्ब बोलते हैं। एब्जॉर्ब मींस डिवाइडेड फिक्स कॉस्ट। ठीक, दोबारा क्या एक्सप्लेन करना है? एब्जॉर्ब का मतलब, हाँ, मिसाल के तौर पर आपका इदारा जो है वो 3 प्रोडक्ट बनाता है, तो तीनों प्रोडक्ट में सारे फिक्स्ड एफओएच थोड़ी शामिल करने हैं, इनको डिवाइड करके शामिल करना है। तो जितना डिवाइडेड पोर्शन एक प्रोडक्ट के हिस्से में आएगा उसको एब्जॉर्ब कहते हैं। एब्जॉर्ब मींस डिवाइडेड पोर्शन ऑफ योर कॉस्ट। ठीक है कि नहीं समझ आई? मिसाल के तौर पर आपके घर का किचन का खर्चा 50,000 रुपए है, अब वो कहते हैं तीनों बेटों में डिवाइड करो, तो हर बेटा 50,000 रुपये थोड़ी कंट्रीब्यूट करेगा। सबसे बड़े भाई को कहा जाता है आपने 20,000 कंट्रीब्यूट करना है, उसके दरमियानी को कहा जाता है आपने भी 20,000 करना है, छोटे वाले से कहते हैं आपने 10,000 कंट्रीब्यूट करना है, खर्चा पूरा हो गया 50,000। हाँ जी, हाँ जी, एब्जॉर्ब है जो डिवाइडेड अमाउंट आई है हर बेटे के हिस्से में। टोटल खर्चा 50 का नहीं, जो डिवाइडेड अमाउंट है उसको एब्जॉर्ब कहते हैं। डिवाइडेड अमाउंट को एब्जॉर्ब कहते हैं। वहां कौन से लिखते हैं? इसका मतलब है आपने पिछला लेक्चर नहीं सही सुना। फिक्स्ड एफओएच कौन से लिखने होते हैं? मार्जिनल में एक्चुअल लिखते हैं। एब्जॉर्प्शन में हम एब्जॉर्ब लिख के बाद में वेरिएंस एडजस्ट करते हैं तो वो एक्चुअल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अभी तक ये एरो लगा पड़ा है, ये देखें, ये वाला एरो जो मैंने लगाया था, ये एरो नजर आ रहा है आपको? ये जो एरो लगा हुआ है ऐसे वाला, ये पहले कौन से लिखते हैं? एब्जॉर्ब, बाद में क्या एडजस्ट करते हैं? वेरिएंस, तो वो एक्चुअल के इक्वल आ जाता है। किसके इक्वल आ जाता है? मिसाल के तौर पर मेरी एक्चुअल फिक्स्ड एफओएच है 15,000 रुपए, तो मार्जिनल कॉस्टिंग में जो एक्चुअल लिख देंगे वो 15,000 रुपए सीधे सीधे हम कॉपी पेस्ट कर देंगे।
एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम पहले लिखेंगे रेट की मदद से। रेट वो बजटेड डाटे से निकला होता है, फिक्स रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन करके। तो फिक्स्ड एफओएच एब्जॉर्ब लिखेंगे। मिसाल के तौर पर एब्जॉर्ब 12,000 है और 3,000 का हमने फिक्स्ड एफओएच का क्या एडजस्ट कर दिया। तो बेटा बात तो वही आ गई। ये देखिए 12 और 3 कितने हो गए, इधर 15 डायरेक्ट एक्चुअल लिखे हैं, यहाँ पहले एब्जॉर्ब लिखे हैं, बाद में वेरिएंस एडजस्ट किया। ठीक है, नहीं मसला सल हुआ। बजटेड नहीं आने कहीं पे, यहाँ पे बजटेड रेट के लिए होते हैं, रेट के बाद वो यूजलेस है। हाँ बजटेड का यूज रेट है, और अगर रेट दिया हुआ है तो फिर शायद बजटेड भी मिसिंग हो क्वेश्चन में। फिर वो कोई जम्पशन लगाने के लिए तो आपको जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज तो कोई जरूरत नहीं बजटेड की। बजटेड की जरूरत इस assumption के लिए पड़ेगी, जो ये assumption अभी हमने थोड़ी देर पहले बताई है। पता नहीं क्या assumption थी, कि अगर एक्चुअल अलहदा ना दिए हो तो बजटेड और एक्चुअल को क्या एज्यूम करना है, सेम। वो assumption के लिए जरूरत पड़ सकती है बजट, अदरवाइज तो नहीं। और वो भी आई के सवालों में पड़ रही है, अदरवाइज रियलिटी में तो जरूरत नहीं पड़ती उसकी। रियलिटी में तो बजटेड भी हमारे पास होते हैं, एब्जॉर्ब हमने निकाल लिए, और एक्चुअल भी हमारे पास होते हैं। जी क्या फर्क है बजटेड में, एब्जॉर्ब में और एक्चुअल में? बजटेड फिक्स्ड एफओएच एक कागजी फिगर है जो रेट निकालने के लिए आपने एस्टिमेट किया है, बट वो प्रोडक्शन कॉस्ट में इंक्लूड, जितनी प्रोडक्शन कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर के साथ इंक्लूड की गई है डिवाइड करके अमाउंट, वो कहलाती है एब्जॉर्ब। और जितने पैसे कैश में पे किए खर्चे असल में, वो एक्चुअल है। समझ आ गई है? और किसी का कोई मसला? मैंने ये लास्ट टाइम भी बताया था, नॉर्मल कैपेसिटी जो है वो एक एस्टिमेट है। नॉर्मल कैपेसिटी एक एस्टिमेट है, और ये वो एस्टिमेट है जो पिछले पीरियड्स की एक्चुअल प्रोडक्शन की एवरेज से की बुनियाद पे निकाला जाता है। पिछले महीनों में या पिछले सालों में जितनी आपने एक्चुअल प्रोडक्शन की है उसकी एवरेज निकाल लो, वो एवरेज अगले पीरियड के लिए नॉर्मल कैपेसिटी ट्रीट होगी। मसलन 2016, 17, 18 और 2019, इन चारों साल की क्या थी मेरे पास, एक्चुअल प्रोडक्शन। अब मैं 2020 के लिए एस्टिमेट करना चाह रहा हूं, तो या तो मैं जजमेंट से यूनिट एस्टिमेट कर लूं, वो जो जजमेंट से करूंगा वो बजटेड प्रोडक्शन है। और अगर मैं इसकी एवरेज लेकर जो एस्टिमेट करूंगा, एवरेज लेकर, वो एस्टिमेट जो होगा वो नॉर्मल है। तो नॉर्मल कैपेसिटी इज एक्चुअली द एस्टिमेट फॉर प्रीवियस पीरियड्स एक्चुअल प्रोडक्शन। एस्टिमेट ही है वो भी। हम्म कौन लेता है? वो कई जगह लिया होगा, ये शॉर्टकट तरीका है, आप अपने तरीके से करेंगे। सारे तरीके याद करने की जरूरत नहीं है ना, वो बात वहीं आ जाती है। हम लेते हैं एब्जॉर्ब माइनस एक्चुअल, वो यूनिट का फर्क लेके इनटू बाद में रेट करता है। ये भी कहीं किया हो तो परेशान नहीं होना, वही बन जाता है। आप उस ब्रैकेट को खोल ले जरा, जब आप खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हम्म और वो ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग द वेरिएंस, मैं वो नहीं करता। मैं सीधा सीधा करता हूँ एब्जॉर्ब माइनस एक्चुअल या एक्चुअल माइनस एब्जॉर्ब, बस जिंदगी आसान। और कोई सवाल इसमें? क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 5 में कोई मसला? 5 दिया हुआ था जी, किसी ने क्वेश्चन 5 किया हो? जी 5 में क्या मसला है बेटा? सर जैसे सर जैसे इस क्वेश्चन में हमजा कहते हैं, सर अगर लास्ट पीरियड के फिक्स्ड एफओएच का रेट ना गिवन हो तो करंट पीरियड का ये अज्यूम कर लेते हैं लास्ट पीरियड और करंट पीरियड का रेट सेम है। लास्ट पीरियड का और करंट पीरियड का रेट फिक्स्ड एफओएच का क्या है, सेम एज्यूम कर लेते हैं। जैसे यहाँ 11 रुपए पर यूनिट दिया हुआ था करंट पीरियड का, तो पिछले पीरियड का भी 11 रुपए ही पर यूनिट एज्यूम कर लेंगे। ठीक है हमजा?
कोई कॉस्ट पर यूनिट अगर ना दी हो लास्ट ईयर की या लास्ट पीरियड की, तो करंट पीरियड की कॉस्ट पर यूनिट और प्रीवियस पीरियड की कॉस्ट पर यूनिट को सेम एज्यूम कर लेते हैं। एजम्पशंस सीखें, एजम्पशंस। डेटा जब ना दिया हो तो फिर तो मजबूरी है ना, मजबूरी का नाम है एजम्पशन। एजम्पशन ले। और जी आपका सवाल क्या है 5वें में? वो मैंने उसमें को बताया था कैसे लेना है। जी वेरिएबल ओवरहेड में ऐड हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बजटेड वेरिएबल दिए हैं, मुझे एक्चुअल वेरिएबल चाहिए। हो गया था मसला हल। और किसी का मसला क्वेश्चन 5 में? जी बच्चों आपका किया आपने क्वेश्चन? हाँ जी। काम नहीं किया? काम किया वैसे? नहीं किया तुमने? तुम्हारी हंसी बता रही है तुमने काम नहीं किया। हम्म। अच्छा जी बेटा। हाँ जी बब्बर शेर। ये क्वेश्चन 5 और कौन सा दिया था बच्चों बताओ? 8 क्वेश्चन था आपके उसमें? मैंने करवाया था ये, रिकॉर्डिंग में था वैसे कि नहीं? इसका लगे 8 क्वेश्चन हो गया। अच्छा 9 और 10, 10 आधा पड़ा हुआ है। हाँ मार्जिनल से है, एब्जॉर्प्शन से नहीं है, तो एब्जॉर्प्शन वाला है ही नहीं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। लेकिन उसका पार्ट ए होना चाहिए, क्योंकि एब्जॉर्प्शन से बना हुआ है, मार्जिनल से आपने बनाना है। आप यानी कहना चाह रहे हैं इसका पार्ट ए मौजूद नहीं है वहां पे? हाँ सर क्वेश्चन 5 में ओपनिंग इन्वेंट्री के लिए बजटेड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यूज करेंगे या एक्चुअल? जी बेटा देखिए, जो नीचे वेरिएंस दिया हुआ था वो आपने अगर सवाल ध्यान से पढ़ा है, इस्तेमाल तो एक्चुअल ही करनी चाहिए थी, लेकिन उसने जो ये वेरिएंस दिया हुआ है ये जनवरी 2008 का दिया हुआ है। इसका मतलब है पिछले पीरियड में, जो पिछला दिसंबर था उसमें ये वेरिएंस नहीं था। पिछले पीरियड में बजटेड और एक्चुअल फिगर सेम थी। ये देखे ना लिखा हुआ उसने कि जनवरी के मंथ में जो एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड है वो बजट से इतनी ज्यादा है, तो पिछले महीने में फिर वो ज्यादा नहीं थी, तो वहां फिर 110 ही लेना है। वहां फिर ये वेरिएंस नहीं था, ओपनिंग के लिए 110 ही काउंट करना है। ठीक है, क्या कहते हैं? समझ आ गई है बेटा? वो बजट अगर ये पीरियड मेंशन ना होता फिर मैं ज्यूम कर लेता कि दोनों पीरियड में ये वेरिएंस एप्लीकेबल था। उसने लेकिन ईच पीरियड का ही नहीं, उसने तो सिर्फ 2008 के जनवरी के महीने में कहा है कि वेरिएबल ओवरहेड जितने हमने सोचे थे एक्चुअल उससे ज्यादा हुआ है, तो वहां ये वेरिएंस एडजस्ट हो गया, ये जितना भी फर्क था उसको एक्चुअल पे ले आया मैं। ठीक है, आपको मेरी बात समझ आ रही है? चले, और कोई सवाल हो इसमें? आ गई है समझ? किसी बच्चे का कोई और सवाल हो? ये सवाल भी होना चाहिए, ये भी करवाया था मैंने, ये भी करवाया था। हाँ ये सवाल करना है 2022 का, ये करना है हमने 2022 का मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का। फिर उसके बाद आते हैं वो टारगेट कॉस्टिंग पे, क्योंकि ये एक सवाल लाजमी होना था, ये करना जरूरी है। हाँ जी, ये किसी ने किया है 2022 वाला 11वां सवाल? है जी? नहीं किया, फिर मैंने करवाया नहीं ना, बताया नहीं। चलो भाई चलो सवाल निकालें। 7 और 9 आपने ही करना है बस। अब आपके ये सारे सवाल, मैंने ये लेटेस्ट कराने हैं 2-4, बाकी कुछ हैंड पे और भी सवाल है लेकिन वो मिक्स टॉपिक है। स्प्रिंग 2022 वो करने हैं, आपने करने हैं। टेस्ट के लिए कर लो या जैसे भी करना है, तैयारी कर लो, लिख एक दफा कर लो, तो फिर कर लो ना, एक दफा तो करने हैं ना यार। मैं रिवीजन के लिए कह रहा हूँ जी। हाँ जी, ये क्या? हाँ जी, तो बाकियों ने नहीं दिया टेस्ट। अब ये ऑनलाइन स्टूडेंट में
अच्छा, अवाम आ ही नहीं रही, अब घर बैठे ने लोग। अब्दुल वहीद साहब आपने टेस्ट नहीं दिया हैं जी? अब्दुल वहीद आपने टेस्ट नहीं दिया। कामरान साहब ने टेस्ट नहीं दिया। राबिया खालिद ने दिया लेकिन नंबर बड़े कम है। राबिया खालिद आपके नंबर बहुत कम है बेटा, क्या कहते हैं? हमजा साहब ने दिया है, ठीक है। अच्छा चलो। और हाँ जी, आपने टेस्ट नहीं दिया, आप उस दिन छुट्टी मार गए हैं। क्यों? क्या चीज है? पता नहीं तुम क्या कहते हो, तुम तो कर सकते थे, ये कौन सा मुश्किल काम था? है रिपीट कर रहे हो गोलीबाज आदमी। क्या कहते हो? अच्छा। और अब ये तो जवान सारे, हाँ भाई, आप नहीं आए थे, आपने टेस्ट नहीं दिया। आपने टेस्ट नहीं दिया, दिया है? आपने भी दिया है। और कौन है जिसने नहीं दिया? ये दे दिया था ना, हाँ बट ठीक है, इधर से भी दिया था। आपने दिया बेटी? दूसरे में दिया है, हाँ। चलो, जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया वो जरा सख्ती है, मैं बता दूं, टेस्ट ना देने पे खिंचाई है। फिर बाद में कहना कि सर जो है वो बड़े बदतमीज हैं, कि सर ने साड़ी खिंचाई करती। तो इसीलिए अपनी जान बचाओ प्रोग्राम, टेस्ट देना लाजमी है, पढ़े ना पढ़े टेस्ट लाजमी है। 2022 का जी? हाँ जी, भेज रहे हैं बस, इसको पढ़ेंगे नहीं, ये आपकी वाला नहीं है जी। आज जरा ये क्वेश्चन पढ़ ले, फिर नमाज ब्रेक देते हैं, फिर आके सॉल्व करेंगे स्कोर आगे। तो क्वेश्चन में वो कहता है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ February यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन से प्रॉफिट स्टेटमेंट बनानी है। अगली रिक्वायरमेंट में कहता है दोनों के प्रॉफिट्स में जो डिफरेंस है उसको क्या करें, रिकंसाइल करें। पार्ट ए में वैसे उसने पूछा था मार्जिनल कॉस्टिंग की एजम्पशंस बताएं, तो मार्जिनल कॉस्टिंग की एजम्पशंस हैं कुछ 3-4 एजम्पशन। अगर ये 4 नंबर का है तो इसका मतलब है 4 लाइनें लिखना लाजमी है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग की एजम्पशन नंबर 1 होती है कि सेल प्राइस पर यूनिट वॉल्यूम की वजह से चेंज नहीं होगी। वॉल्यूम कम बिके ज्यादा बिके, सेल प्राइस विल रिमेन सेम। एजम्पशन नंबर 2, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वॉल्यूम से चेंज नहीं होगी, लेकिन टोटल वॉल्यूम के साथ चेंज, वो जो हमने कॉस्ट में बिहेवियर में पढ़ा था कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, बट पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट विल रिमेन। एजम्पशन नंबर 3, टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो वॉल्यूम के साथ चेंज नहीं होगी। वॉल्यूम कम हो या वॉल्यूम ज्यादा हो, टोटल फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम। लेकिन टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो चेंज हो सकती है अगले पीरियड में इन्फ्लेशन की वजह से, या अगर एक वॉल्यूम की एक खास रेंज होती है अगर उसको आप क्रॉस कर दें। मिसाल के तौर पर हमारे स्टोर रूम में 50,000 यूनिट रखने की जगह है लेकिन आप 60,000 रखना चाहते हैं, फिर तो नहीं, फिर तो आपको एक और स्टोर रूम किराए पे लेना पड़ सकता है। तो स्टोर की जो स्पेस की कैपेसिटी है वो कितनी है जी? 50,000। तो 50,000 रखें या एक भी ना रखें, आपको महीने का या साल का फिक्स रेंट देना पड़ेगा। जब भी आप रेलेवेंट रेंज को क्रॉस करेंगे तो देन फिक्स कॉस्ट विल चेंज। तो आप कह सकते हैं फिक्स कॉस्ट विल रिमेन्स फिक्स विद इन रेलेवेंट रेंज, ये वाली बात है। तो सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, और उसके बाद क्या है, फिक्स कॉस्ट। उसके बाद इन्फ्लेशन की वजह से कोई भी कॉस्ट चेंज हो सकती है,
मैं जो बात कर रहा हूं वो वॉल्यूम का ताल्लुक इनके साथ, सेल प्राइस के साथ, वेरिएबल कॉस्ट के साथ, और तीसरा किसके साथ, फिक्स कॉस्ट के साथ। समझ आ रही है? उसके बाद जितना वॉल्यूम इदारा ज्यादा बेचेगा, जितना वॉल्यूम इदारा ज्यादा बना के बेचेगा, उतना कंट्रीब्यूशन ज्यादा आएगा, तो इसका मतलब है इदारे का उतना प्रॉफिट भी क्या होगा। तो बना के रखने से प्रॉफिट ज्यादा नहीं होता, बना के बेचने से प्रॉफिट इदारे का क्या होगा, ज्यादा होगा। तो कंट्रीब्यूशन कहाँ मैक्सिमाइज होगा? हाँ जी, कंट्रीब्यूशन जो है वो ज्यादा से ज्यादा बनाकर बेचने से मैक्सिमाइज होगा। तो ये कुछ बातें हैं यहाँ पर, बाकी अब उसको आंसर से हम पढ़ लेंगे, देख लेंगे। क्वेश्चन में वो कहता है कीनिया लिमिटेड जो है वो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती है, कंपनी की टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी 60,000 यूनिट्स है। क्या मतलब होता है टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी का? ये कंपनी 60,000 यूनिट से ज्यादा इन एनी केस प्रोड्यूस नहीं कर सकती। करंटली नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है कंपनी की? हाँ जी, नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है, नॉर्मल ऑपरेटिंग कैपेसिटी? तो 60,000 यूनिट्स का 80% कंपनी की नॉर्मल कैपेसिटी है 40। और ये नॉर्मल कैपेसिटी कहाँ यूज होती है? नॉर्मल कैपेसिटी कहाँ यूज होती है? ये नॉर्मल कैपेसिटी कहाँ यूज होती है? फिक्स्ड एफओएच का जो रेट है वो इसकी बेस पे निकालते हैं, नॉर्मल कैपेसिटी या बजटेड यूनिट्स की बेस पे, ठीक है। तो नॉर्मल कैपेसिटी कहाँ यूज होती है? फिक्स्ड एफओएच के एब्जॉर्प्शन रेट के लिए। आगे चले, कंपनी कौन सी कॉस्टिंग यूज करती है? एब्जॉर्प्शन। ये कंपनी का बजटेड डाटा, ये सारा डाटा क्या दिया हुआ है? बजटेड दिया हुआ है, एक्चुअल नहीं है। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट में प्राइम कॉस्ट है, प्राइम कॉस्ट के अंदर क्या क्या शामिल होता है? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट भी इसमें है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी है। ये वेरिएबल प्राइम कॉस्ट है, वेरिएबल एफओएच है, ये वेरिएबल सेलिंग। उसके बाद फिक्स कॉस्ट की हेडिंग दी है, तो ये फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं और ये फिक्स सेलिंग है। लेकिन ये सारा डेटा क्या है, अगर उसने चेंज ना किया, चेंज ना बताई हुई, तो एक्चुअल भी यही होगा। और अगर चेंज बता दी तो प्लस माइनस करके एक्चुअल फिगर में निकाल लूंगा। तो देखिए नीचे क्या दिया हुआ है हेडिंग में, एक्चुअल ऑपरेटिंग डाटा फॉर द मंथ ऑफ February ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड फॉल्ट in manufacturing plant it was able to operate at 75%। तो फरवरी के मंथ में कंपनी कितनी कैपेसिटी पे ऑपरेट कर पाई? क्योंकि कंपनी का एक प्लांट में फॉल्ट आ गया था। तो अब आपका ये कितने यूनिट्स बनेंगे? 60,000 यूनिट्स इनटू 75% करें तो जो आंसर आता है दैट इज योर एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। हाँ जी, कितने हैं? 45,000 यूनिट्स। सेल यूनिट्स 47,000 है, और सेलिंग प्राइस कहता है जो बजटेड थी उसी पे सेल किया है। इसका मतलब है बजटेड सेल प्राइस और एक्चुअल सेल प्राइस क्या है, सेम है। ओपनिंग स्टॉक 10,000 यूनिट्स है जिसकी कॉस्ट 16 लाख रुपए दी हुई है। ओपनिंग स्टॉक 10,000 यूनिट्स है जिसकी कॉस्ट 1600,000 दी हुई है कंपनी के लिए। तो बताएं जी, ये कॉस्ट मार्जिनल से निकली हुई है या एब्जॉर्प्शन से? कैसे पता चलता है? ऊपर लिखा हुआ बोल्ड करके कि कंपनी यूजेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अगर आपको ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट पहले से दी हुई है तो ये जो कॉस्ट है ये एब्जॉर्प्शन की मदद से निकली हुई है। क्या फॉर्मूला लगा होगा इसके पीछे? ये जो 16 लाख रुपए ये जब निकाला होगा इसके पीछे क्या फॉर्मूला लगाया होगा कंपनी ने? बताएं, इसके बैक एंड पर क्या फॉर्मूला अप्लाई हुआ होगा ओपनिंग के जी?
तो फॉर्मूला क्या बना जी? प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट करंट ईयर की। ओपनिंग स्टॉक क्योंकि पिछले पीरियड से आता है तो ये प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट ऑफ लास्ट ईयर, या इसका दूसरा तरीका था पिछले पीरियड की प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाय पिछले पीरियड के प्रोडक्शन यूनिट, तो पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है, तो ये जो है इसके अंदर मटेरियल भी शामिल था, लेबर भी शामिल थी, वेरिएबल एफओएच भी शामिल थे, इसके अंदर फिक्स्ड एफओएच भी शामिल थे। कहता है फिक्स्ड ओवरहेड जो एब्जॉर्ब थे पिछले महीने में, पिछले महीने में फिक्स्ड एफओएच जो एब्जॉर्ब थे उसका रेट कितना था? तो ये जो 16 लाख रुपए आपको दिया हुआ है ये एब्जॉर्प्शन की मदद से कॉस्ट थी, इसमें फिक्स भी शामिल थी और वेरिएबल कॉस्ट भी शामिल थी। तो मार्जिनल में मैंने ओपनिंग स्टॉक की वेरिएबल कॉस्ट लिखनी है। कोई बता सकता है फिक्स कितनी शामिल थी इसमें? फिक्स कितनी शामिल थी? 40 रुपए पर यूनिट थी पिछले साल। मेरा ख्याल है 4 लाख रुपए फिक्स शामिल थी इसके अंदर, और इसके अंदर जो वेरिएबल थी वो कितनी थी? ये 4 लाख कहां से आया? 40 रुपए पर यूनिट इंटू। ठीक है, समझ आती है बच्चों? आगे चलें। कहता है फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड एक्सीडेड द बजट। एक्सीडेड द बजट का मतलब एक्चुअल फिक्स कॉस्ट बजट से, बजट ये बजट की फिगर है, एक्चुअल फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड ये वाले जो हैं ये बजटेड है, एक्चुअल 5 लाख इससे ज्यादा है, 5 लाख इससे ज्यादा है, तो ये 2। ठीक है जी जनाब। हाँ जी, 16 लाख में से अगर 4 लाख ये वाला है तो बाकी ये डिफरेंस बैलेंसिंग फिगर है ना। ठीक है, और समझ आ रही है जवानों? नेक्स्ट आ जाए तो बस खत्म। आपसे कहता है प्रॉफिट और लॉस बनाना है। तो अब इस क्वेश्चन में जो बच्चों को प्रॉब्लम ये आई थी, ये पहली दफा क्वेश्चन आया कि इसमें बजटेड फिक्स कॉस्ट अलहदा बताई हुई है और एक्चुअल फिक्स कॉस्ट की फिगर अलहदा है। बजटेड फिक्स कॉस्ट जो ये दी हुई है ये रेट के लिए इस्तेमाल होगी, ये जो एक्चुअल बन रही है ये वेरिएंस के लिए इस्तेमाल होगी। ठीक है, और इस सवाल में नॉर्मल कैपेसिटी भी दी हुई है, बजटेड सॉरी एक्चुअल प्रोडक्शन भी दी है। इनके मुतालिक कुछ नहीं बताया हुआ, तो जिनके मुतालिक नहीं बताया उनकी बजटेड फिगर और एक्चुअल फिगर दोनों क्या है? सेम एज्यूम होंगी। ठीक है, चले मुकम्मल हो गया ये, बस मतलब रीडिंग मुकम्मल हो गई है। अब इसको आपने छापना खुद है, इसको छापना घर से, ये आपने छापना है घर से। कल ये इस पे बात करेंगे फर्दर, अभी नमाज पढ़ लें। ठीक है, नमाज पढ़ के आए फिर हमने आके अगले की बात करनी है। ये सवाल जरूर कर लीजिएगा, बड़ा अच्छा सवाल है ये, घर से कर लेते हैं इसको। जी पढ़ के आ जाए जल्दी से नमाज। तो नमाज पढ़ यस यार उसको भी हो गया था, हमने ठीक है अभी आपको देखिए क्या है, कितना
चुप कर यार, इसकी बातें ना सुन मेरी बात। मैं पागल हूँ, वो भी नहीं है हमारी खुद है।
एक भी टेक्स्ट क्लास लाएंगे आप भी ऑलमोस्ट हो गया बस आधा घंटा
हम जैसों के लिए है इसके हालांकि इस रूप में हल्का फुल्का डाल चलिए ये कर लेंगे कि नहीं? हो जाएगा, आपने बताना है, मतलब कोई मसला है? अच्छा, कल हमने शुरू किया था टारगेट कॉस्टिंग का टॉपिक। कौन सा टॉपिक शुरू किया था? अच्छा देखिए जरा, हमने ये कहा था कि जी बिल्कुल हल्का सा फजूल सा टॉपिक है, ठीक है, ये खुद टॉपिक फजूल है, लेकिन इस टॉपिक से जो कॉन्सेप्ट आप समझेंगे वो पूरी कॉस्ट में इस्तेमाल होंगे कुछ, ठीक है। हमने सबसे पहले ये बात की थी कि कोई भी इदारा अगर अपने प्रॉफिट को बढ़ाना चाहता है तो उसके पास दो मेथड्स हैं। पहला मेथड ये है कि प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कि आप सेल प्राइस को बढ़ा लें तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, लेकिन इसके अंदर नुकसान ये है, ड्यू टू कंपटीशन आप कस्टमर को लूज कर सकते हैं, क्योंकि कस्टमर आपको छोड़ के आपके कंपटीटर के पास चला जाए, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप प्राइस को चेंज करने की बजाय आप कॉस्ट को कम कर ले। तो ये जो कॉस्ट को कम करके प्रॉफिट बढ़ाने वाला तरीका है बेटा, ये लॉन्ग लास्टिंग है, यानी इसका फायदा लॉन्ग टर्म पे है। और कॉस्ट आपने कम कब करनी है, तो ये हमने बात की थी कि जब प्रोडक्ट डिजाइन हो रही होती है ना, डिजाइन इंजीनियर जब उसको डिजाइन कर रहा है तभी उससे ऐसा डिजाइन बनवाओ कि वो कम से कम कॉस्ट पे बने। जब एक दफा प्रोडक्ट डिजाइन हो जाए ना, उसके बाद उसमें रिडक्शन इन द कॉस्ट इतनी ज्यादा पॉसिबल नहीं है। डिजाइन वो करे तो डिजाइन ऐसा सिंप्लीफाइड हो कि कम से कम टाइम में बन जाए, कम से कम मटेरियल जाया हो और प्रोडक्ट हो भी स्मार्ट। तो उसे बार बार कहें कि इसको डिजाइन करो, वो जितनी कॉस्ट पे बन रही हो उस डिजाइन के मुताबिक उसको नहीं और कम करनी है, और कम करनी है, और सिंप्लीफाई करो। तो इसमें जो डिजाइनर ऑफ द प्रोडक्ट है उसको आप इस तरह यूटिलाइज करें कि आपकी प्रोडक्ट कम से कम कॉस्ट पे प्रोड्यूस हो। बात समझ आ रही है आपको? तो टारगेट कॉस्टिंग क्या थी? हमने कहा था ये एक प्रॉफिट मैनेजमेंट की टेक्निक है जो डिजाइन फेज पे अप्लाई की जाती है। डिजाइन का मतलब जब नई प्रोडक्ट डिजाइन हो रही हो, और इसमें हम प्रॉफिट सेल को बढ़ा के नहीं कमाते बल्कि कॉस्ट को कम करके कमाते हैं। ऐसे ही था, ये बताया था। नेक्स्ट मैंने इसकी अप्रोच बताई थी, तो मैंने कहा था इसमें आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट डिजाइनर से बनवाते हैं
उसके सैंपल कस्टमर को दे देते हैं और कस्टमर से कहते हैं हम आपके पास आएंगे, इसको यूज करें, आपसे सर्वे कंडक्ट करेंगे। तो सबसे पहला काम, प्रोडक्ट कस्टमर को यूज करवाते हैं और उस कस्टमर से फीडबैक लेते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ सर्वे। और उस सर्वे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप कस्टमर से पूछते हैं कि आप इसको किस प्राइस पे खरीदने को तैयार हैं, तो कस्टमर की मदद से आप सबसे पहले प्रोडक्ट की क्या एस्टिमेट करते हैं, सेल प्राइस। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर 25 रुपए लिखी हुई है। उसके बाद अकाउंटेंट बताता है कि कंपनी को इससे प्रॉफिट कितना कमाना है, ये प्रोडक्ट से मैंने मिसाल दी कि 5 रुपए प्रॉफिट कमाना चाह रहा है। तो 25 की अगर चीज बिक रही है और 5 रुपीज प्रॉफिट कंपनी कमाना चाह रही है, तो वो प्रोडक्ट कंपनी को कितनी कॉस्ट पे बननी चाहिए और बिकनी चाहिए, तो 20 रुपीज की कॉस्ट पे ये बन के बिकनी चाहिए। 20 रुपीज इज नोन एज टारगेट कॉस्ट। टारगेट कॉस्ट वो कॉस्ट है, वो कम से कम कॉस्ट है जिसके ऊपर प्रोडक्ट बन के बिकनी चाहिए। और वो कॉस्ट कैसे आती है, सेल प्राइस माइनस रिक्वायर्ड प्रॉफिट। ये एक स्टेप में न्यूमेरिकल में हो जाएगी। ये देखिए मैंने लिखा हुआ, एस्टिमेटेड सेल प्राइस माइनस रिक्वायर्ड प्रॉफिट इज इक्वल टू टारगेट कॉस्ट। तो टारगेट कॉस्ट से मुराद वो कॉस्ट है जिस पे प्रोडक्ट को मार्केट में बना के बेचना चाहिए। लेकिन अभी जो आपने सर्वे के लिए डिजाइन दिया था, सर्वे के जरिए के लिए जो बनाई थी प्रोडक्ट, वो कितनी कॉस्ट पे बन रही है, उसको बोलते हैं बेटा करंट कॉस्ट। मिसाल के तौर पर हमने सर्वे पर्पस के लिए जो मॉडल शॉडल सैंपल बना के कस्टमर को सर्वे के लिए दिया है, वो प्रोडक्ट हमारा जो एक यूनिट है वो कितने का बन रहा है, 22 का, विच मीन्स करंटली वो महंगी बन रही है। कितनी महंगी बन रही है, एज कंपेयर टू टारगेट कॉस्ट का मतलब है इतने पे बननी चाहिए और बन कितने पे रही है। तो 2 रुपीज से हमने अपनी करंट कॉस्ट को, और उसके लिए तरीके कई, लेकिन वो करना कैसे वो बात की बात है। तो कॉस्ट, ये जो 2 रुपए का गैप है इसको बोलते हैं टारगेट कॉस्ट गैप। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल में यही आएगा ज्यादातर कि वो आपसे कहेगा टारगेट कॉस्ट गैप कैलकुलेट करें। तो बच्चों को थोड़ी परेशानी ये होती है करंट कॉस्ट कहाँ से आई। एक्चुअली आप ना प्रोडक्ट का एक बेसिक सा डिजाइन बनाकर कस्टमर से सर्वे के लिए जो दे के आते हैं ना प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को बनाने में जो कॉस्ट आ रही होती है प्रेजेंटली, उसको बोलते हैं करंट कॉस्ट। अभी प्रोडक्ट कमर्शियल स्केल पर बड़े पैमाने पे मैन्युफैक्चर नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि अभी हम चाह रहे हैं कि उसको ऐसा डिजाइन बनाए जो कम से कम कॉस्ट पर हो। तो अभी एक बेसिक डिजाइन बना के प्रोडक्ट कस्टमर को दे दी। कस्टमर से खाली पैसों का नहीं पता चलेगा, कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट में कौन सी फीचर्स अच्छी लगी और कौन सी फीचर्स बुरी लगी, वो भी पता चलेगा सर्वे से। ताकि कल को जब आप प्रोडक्ट रीडिजाइन करें तो जो फीचर ज्यादा कस्टमर को बुरी लग रही है उसको उड़ा दो पैसे बचाने के लिए, और जिस फीचर को कस्टमर ने बहुत पसंद किया उसको और इम्प्रूव करो, ताकि कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर सके। उम्मीद है मेरी बात समझ आ रही होगी आपको। बाकी ये मैं नहीं बता रहा, ये बनी हुई चीज हम पढ़ रहे हैं। वो सर कहते हैं सर इफ वी हैव ब्रांड लॉयल कस्टमर बेस एंड आर प्रोडक्ट हैज वैल्यू, प्राइस इंक्रीमेंट विल नॉट हैव मच। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ब्रांड वैल्यू हो, ब्रांड कॉन्शियस हो, देन पॉसिबल नहीं है। ब्रांड कॉन्शियस कस्टमर वॉल्यूम, फिर वो इदारा वॉल्यूम से नहीं कमाता, वो प्राइस से कमा लेता है। ठीक है, ये सारी फिलॉसफी है ही नहीं उसके लिए। समझ आ रही है, ये फिलॉसफी है उस इदारे के लिए जिसकी प्रोडक्ट बाकियों से के करीब करीब है, को बहुत ज्यादा क्वालिटी वाइज सुपीरियर प्रोडक्ट नहीं है। नोकिया और आईफोन दोनों का कंपैरिजन नहीं है। ये बात नोकिया टाइप, इस तरह के नोकिया हो गया और इस तरह के जो चाइनीज कंपनीज के मोबाइल हैं, ये सारे इस कैटेगरी में फॉल करेंगे जिन पे टारगेट कॉस्टिंग अप्लाई की जाएगी। चाहे वो इन्फिनिक्स है, चाहे वो और कौन कौन से हैं, ओप्पो हो गया और जो मोबाइल है। लेकिन सैमसंग, सैमसंग भी वैसे उसी कैटेगरी में आ जाता है। जो आईफोन है ना वो जरा एक ब्रांड है, तो है ही न्यू प्रोडक्ट्स के लिए।
टारगेट कॉस्टिंग न्यू प्रोडक्ट्स के लिए, और वो न्यू प्रोडक्ट्स जो ऐसा इदारा बना रहा है जिसकी रूटीन की प्रोडक्ट होती हैं, वैल्यू प्रोडक्ट्स के लिए नहीं, जिसको लोग ब्रांड सिंबल समझते हैं। उसकी तो हर नई प्रोडक्ट जो है वो ब्रांड ही समझी जाती है, लोग समझते हैं स्टेटस सिंबल है। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट, ये जो गैप आता है 2 रुपीज का, ये जो करंट कॉस्ट है ये ज्यादा होती है, इसको कम करने के कुछ तरीके हैं। तो छठा स्टेप होता है कि हम टारगेट कॉस्ट, जो भी गैप आता है, गैप कैसे आता है, करंट कॉस्ट माइनस टारगेट, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है उसका, और उसके तरीके ये मैंने कल नहीं बताए थे, ये हमने कहा था ये थ्योरी है, बाद में बात करेंगे। अभी थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से या न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने 3 स्टेप बनाए थे। पहला स्टेप ये था, हाउ टू कैलकुलेट टारगेट कॉस्ट, टोटल में कर लो या पर यूनिट पे कर लो, सेल प्राइस माइनस रिक्वायर्ड प्रॉफिट, करंट कॉस्ट के लिए सारी मटेरियल लेबर एफओज ऐड कर लें, सवाल को यहीं फैलाया होगा। और टारगेट कॉस्ट गैप कैसे आएगा, करंट कॉस्ट माइनस, ये 3 स्टेप्स हैं, बस इस पे ही सारा चैप्टर खत्म हो जाता है। बस अब बाकी थ्योरी है या प्रैक्टिस है। क्या बात समझ आ रही है आपको? आपने इसका मतलब है 2 कॉस्ट निकालनी है, टारगेट कॉस्ट और करंट कॉस्ट। टारगेट कॉस्ट वो कॉस्ट है जिसपे प्रोडक्ट बननी चाहिए, और करंट कॉस्ट जिसपे प्रेजेंटली वो, और करंट कॉस्ट टारगेट कॉस्ट से ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा होगी उस अमाउंट को क्या बोलते हैं, ऊपर वाली को गैप। और वो गैप को हमने, उसके तरीके नहीं पढ़े थे हमने, एग्जाम्पल 1 की थी और एग्जाम्पल 2 की थी, ये इस तरह पहले टारगेट कॉस्ट निकाली थी, फिर करंट कॉस्ट निकाली थी, और बाद में गैप। जी, आपको मैंने कोई एग्जाम्पल दी थी इसमें? एग्जाम्पल कौन सी दी थी? 3 और 4 की है किसी ने? है जी? नहीं की तो कर लो अभी बैठ के, चलो करो बिस्मिल्लाह। एग्जाम्पल 3 करो, चलो शाबाश। वो कहते हैं अभी तो लेक्चर लिया है, एग्जाम्पल 3 और 4 आ जाओ। हैं? जी जी, इनको क्या करना है? अच्छा, लेक्चर नहीं लिया? ये लो, एग्जाम्पल 3 और 4 करनी है। जी बेटा, अच्छा निकाल लेते हैं, एग्जाम्पल 3 में कर लेते हैं। ये बच्चे भी कर लेना जरा, इन्होंने कहते हमने लेक्चर ही नहीं पढ़ा पूरा। अगली दफा आएगा। कौन से पेज पे है? 175, जो बॉटम पे लिखा हुआ है, प्रिंटेड पेज नंबर। एग्जाम्पल 3 पर आए। जी करे भाईजान।
आंसर नहीं देखना, ओ भाई करो, तुम आंसर दे दे के लिखे तुम तो ऑडिट कर रहे हो, सवाल करना है तुम्हारी मेहरबानी। भाईजान आपकी मेहरबानी आप करें, आपकी स्पीड बनेगी। नाजुक से आदमी है आप, सेहत भी आपकी मेरी तरह ही है। करंट कॉस्ट दी हुई है इसमें। क्या 3 4 दोनों करनी है, लेकिन पहले 3 करके टैली कर लेते ना। गलत है आपका गैप, आप सवाल ही नहीं पढ़ते सही। आप सवाल ध्यान से नहीं पढ़ते भाईजान, मैंने देख लिया था आपको गलत करते हुए, मैंने कहा करने दो उसको। आपकी रीडिंग ही बिल्कुल बच्चों वाली है। जवान हूं। हाँ जी, एग्जाम्पल 3 पर आए जी, देखें। बस हो गया गलत, ऐसे ही होना होता है, वहां कौन सा जवाब होना है पेपर में। यानी आपको अपनी रीडिंग पे थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देना है बेटा, ठीक है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता फिर ये आप का कॉन्फिडेंस जीरो हो जाएगा कि यार मेरा हमेशा गलती होता है, उसमें हमारी रीडिंग का भी कसूर होता है कई दफा। अच्छा जी देखिए जरा वो क्या कहता है क्वेश्चन में, ये बच्ची भी कह रही थी नहीं हुआ था हमसे। कंपनी एक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रही है जिसकी सेलिंग प्राइस कितनी है 25, और कंपनी जो प्रॉफिट चाह रही है वो प्रॉफिट मार्कअप चाह रही है 25% ऑफ टारगेट कॉस्ट। करंट कॉस्ट 22 रुपए है, तो सबसे पहला स्टेप जो है वो टारगेट कॉस्ट निकालनी है पर यूनिट, क्योंकि कॉस्ट गैप पर यूनिट पे पूछा हुआ है। तो मैंने टारगेट कॉस्ट का फॉर्मूला बताया है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस या एस्टिमेटेड टारगेट सेलिंग प्राइस भी कहते हैं उसको। यानी इस कंपनी की प्रोडक्ट कितने की सेल हो जाएगी 25 रुपीज पे, माइनस रिक्वायर्ड प्रॉफिट। अब उसने 25% ऑफ सेल नहीं कहा, अगर आपने ये कर लिया तो आपने ये गलत किया क्योंकि इंग्लिश पढ़ी नहीं ध्यान से। 25% ऑफ सेल नहीं कहा बच्चों, जो बच्चा ये करेगा वो गलत कर रहा है। 25% ऑफ टारगेट कॉस्ट का है, और टारगेट कॉस्ट ही तो मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूं। हमारी पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग ये कहती है कि अगर आपने 25% जिस फिगर का लेना हो वो फिगर ही मौजूद ना हो तो एक्स जिंदाबाद। अगर आपको 25% ऑफ टारगेट कॉस्ट लेना है, एक तो परसेंटेज 100 वाला तरीका होता है, एक एक्स वाला तरीका होता है, तो मैं एक्स वाला तरीका फॉलो कर रहा हूं कि जब आपको उसने कहा है कि 25% ऑफ टारगेट कॉस्ट, तो मेरे पास टारगेट कॉस्ट, बल्कि कॉस्ट अवेलेबल ही नहीं है मेरे पास, तो अवेलेबल ही क्या है सेल प्राइस। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं 25 का 25% लेने की बजाय मैं एक्स का सहारा लूंगा जी, एक्स का सहारा लूंगा। तो सेल प्राइस माइनस रिक्वायर्ड प्रॉफिट इज इक्वल टू टारगेट कॉस्ट। तो सेल प्राइस 25 है, जो प्रॉफिट है वो 25% ऑफ टारगेट कॉस्ट है, तो टारगेट कॉस्ट को एक्स रखेंगे।
हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग का असूल मैथ से बोरो हुआ है कि 25% जिस फिगर का आपने लेना है, अगर वो फिगर मौजूद ना हो क्वेश्चन में तो यू विल अज्यूम एक्स और जिंदगी आसान बनाओ। तो अब आप देख लें, मेरा ख्याल है ये उधर जाकर ऐड हो जाएगा शायद। तो एक्स क्या आता है? एक्स मेरा ख्याल है 20 आ जाता है। एक्स क्या चीज थी? टारगेट कॉस्ट एक्स थी। तो अगर ये 20 है तो ये 5 रुपीज है जी? नहीं समझ आ रही। अब आप देख लें कि आपने इसमें क्या हरकत फरमाई और क्या किया है। जी बच्चे, आप क्या गलती कर रही थी? अब निकल आएगा। अब मैंने ये कैसे निकाला है? मैंने बैलेंसिंग फिगर लिया है, ठीक है, और मैंने कॉस्ट निकाली है। उसके बाद दूसरी गलती भी आपने की है भाईजान, एक और मैं आपको बता देता हूं जी। करंट कॉस्ट दूसरी चाहिए होती है। वो करंट कॉस्ट कितनी है? वो कितनी दी हुई थी? 22। अच्छा, करंट कॉस्ट ज्यादा होगी तो गैप होगा। सुन ले सब लोग, अगर करंट कॉस्ट कम है तो गैप 0 काउंट करना है। करंट कॉस्ट यहाँ कितनी ज्यादा है? 2 से। तो कॉस्ट गैप कितना होगा? 22 माइनस 20। जी मेरा ख्याल है गैप 2 रुपीज पर यूनिट, ये आंसर है। फिर भी कॉस्ट नहीं, नहीं उसी का टारगेट कॉस्ट का, या जहां पे चाहिए नहीं, क्योंकि ये टारगेट कॉस्ट के लिए चाहिए प्रॉफिट, तो टारगेट कॉस्ट का मुराद होगा तब भी। हाँ जी, एग्जाम्पल 4 करें जी। एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4 करें। एग्जाम्पल 4 करें जी। मेरा ख्याल है बस रिलैक्स हो जाए, आपने बोलना नहीं, और आपने अलग अलग बैठना है तीनों ने। क्यों? आप एक दूसरे की मदद करते हुए, जिससे लर्निंग 0 है। नहीं मतलब मशवरा ऐसे करते हैं ना। तो आपने आपस में एक दूसरे को, या फिर बैठना है ना इकट्ठे, तो एक दूसरे को बताना नहीं कैसे करना, वो खुद करो, ठीक है। वो मशवरे की वजह से भी वहां मशवरा नहीं होता पेपर में। जी एग्जाम्पल 4 आपने की है बेटा, हो गई थी। आपने अभी की है, हो गई है। हाँ जी, एग्जाम्पल 4 की हुई थी, लेकिन समझ नहीं आ रही। करो फिर, बैठे हो। मैं यहाँ फॉर्मूले लिख देता हूँ, बाकी डाटा प्लगइन आप खुद करें। आप अपनी सीट चेंज कर लें, क्योंकि आपके ऊपर सीधी हवा आ रही है शायद, मेरा ख्याल है। आप अच्छू अच्छू लगे हुए हैं। मौसम नहीं है वैसे ये। मतलब एसी का ना मौसम नहीं है। अब ये बीमारी है सिर्फ। जी जनाब, करें जी करें, शाबाश। कल स्टार्ट किया है जवान, कल शुरू किया मैंने। आप मार्जिनल एब्जॉर्प्शन पे लगे हुए हैं, मैंने कल नया टॉपिक शुरू करा दिया है। आपने कल वाला लेक्चर ही नहीं पढ़ा, हमने लिंक भी भेजा था। शहजादे हैं आजकल बच्चे, बड़े ढीले हैं।
मैंने जरा कल स्पीड लगा के आपको दूसरी क्लास के बराबर में लाया है थोड़ा। हाँ जी, तो आप अभी पीछे रहना चाह रहे हैं मेरा ख्याल है। आप कहते हैं आराम आराम से चलें, इकट्ठी चलेंगे जी। अब जो काम वहां कर, प्रैक्टिस में मैं आपको जरा ले आया हूँ ना इधर, उनके उनका लेक्चर अपलोड कराया कल असल में, उनका वाला। आपका तो जो लेक्चर था ना वो ये वाला था। हाँ जी, ये फॉर्मेट था। और गैप, कितना गैप आता है जी भाईजान? आपने कर लिया है बेटा? कर रहे, करो करो, चलो शाबाश। मैंने तो नहीं छापा लगाना। हाँ, बंदे से एक दफा रीडिंग की मिस्टेक हो तो वो अलर्ट हो जाता है। जी, वो मर्जी है आपकी, और भी तरीके है जी। क्वेश्चन में वो क्या कहता है, कंपनी एक नई प्रोडक्ट लाना चाह रही है जिसकी सेल प्राइस 25 रुपए होगी। कंपनी अपनी तमाम प्रोडक्ट से रिटर्न, रिटर्न कहते हैं प्रॉफिट को, कंपनी अपनी तमाम प्रोडक्ट से कितना प्रॉफिट कमाना चाह रही है? 10% ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जितनी उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए एसेट्स में इन्वेस्टमेंट होगी, उस इन्वेस्टमेंट पे कितने परसेंट कमाना चाह रही है। होता ये है कि आप जिस प्रोडक्ट को बनाना चाहते हैं उसके लिए प्लांट, मशीन, इस तरह का ये एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो उस इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न या कमाई कंपनी कमाना चाह रही है? 10%। उसने कहा नई प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट होगी प्लांट एंड मशीनरी में वो कितने मिलियन की होगी? तो 10 मिलियन का 10% करूंगा मैं, 10 मिलियन का, तो 1 मिलियन विल बी रिक्वायर्ड प्रॉफिट इन टोटलिटी। और इसमें प्रोडक्ट के कितने यूनिट पूरी लाइफ में बनाएंगे? 2 लाख। तो इसका मतलब है अगर प्रॉफिट निकालना है तो 10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट, 10 मिलियन की ये इन्वेस्टमेंट है, उस पर पहले 10% निकाल रहा हूं, तो 1 मिलियन का प्रॉफिट निकल आएगा, डिवाइडेड बाय 2 लाख यूनिट्स। तो ये 5 रुपीज पर यूनिट का प्रॉफिट है जो कंपनी कमाना चाह रही है। बाकी अगर आप चाहें तो पहले 10 मिलियन को डिवाइडेड बाय 2 लाख यूनिट्स कर ले और बाद में 10% कर ले, इक्वली वैलिड है, मैथ है, जो मर्जी पहले कर लें। हाँ जी ठीक है, ये नहीं हुआ था ना आपसे, कर लिया, ठीक है। 20 आप आराम आराम से करते हैं ना, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, कोई नहीं, गुस्सा नहीं करना। अच्छा, आप आराम आराम से करते हैं। करंट कॉस्ट कितनी है जी? 22, ठीक है, ये तो रेडीमेड दी हुई है, तो गैप कितने का आ गया? 22 माइनस 20 इक्वल टू 2 रुपीज। ले जी, इसके बाद मैंने अब इस चैप्टर की कोई फर्दर प्रैक्टिस कुछ नहीं, आज सिर्फ एक एडजस्टमेंट करवाई है, क्योंकि मुझे पता था आपकी क्लास जो है वो 2 कश्तियों में अभी सवार है, तो उनको भी मैंने वैसे प्रॉब्लम, उन्होंने तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, उनके टेस्ट की भी डिस्कशन थी, ABC के टेस्ट की, ठीक है। तो वो आपका टेस्ट वो अलहदा होगा, फिर हम करेंगे डिस्कस। अभी मैंने इसमें जो एक एडजस्टमेंट पढ़ाई है, बस अब नोट्स नोट्स बंद कर दें, अब कुछ नहीं है नोट्स का काम। जो अब मैं एडजस्टमेंट बताने लगा हूं बेटा, वो बड़ी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। और वो एडजस्टमेंट जब आप सीखेंगे तो वो सीखेंगे आप इस चैप्टर में, लेकिन वो अब आपकी जान को चिपक जाएगी। मतलब इन एवरी क्वेश्चन या इन एवरी आई कैप पास्ट पेपर क्वेश्चन, आई कैप की कोशिश होती है जबरदस्ती, ये एडजस्टमेंट मैथ की है वो
इसको जबरदस्ती घुसाया जाए सवाल में, एक में या दो में। पेपर में लाजमी कुछ वैसी एडजस्टमेंट आई कि आपको बहुत पसंद है, कि वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह से इनको ऐड किया जाए। उन्हीं एडजस्टमेंट्स में एक थी हाई एंड लो पॉइंट मेथड। कौन सी एडजस्टमेंट है? वो दो वॉल्यूम पे कॉस्ट दे देता है, दो वॉल्यूम पे, वॉल्यूम के साथ, तो हमें फिर वो अलग अलग उसमें से सेमी वेरिएबल में से फिक्स और वेरिएबल अलग अलग करना पड़ता है। वो बताता नहीं है आपको, पहचान कैसे होगी? दो वॉल्यूम पे टोटल कॉस्ट दी होगी, वो टोटल में भी चेंज हो रही होगी और पर यूनिट पे भी चेंज हो रही होगी। ठीक है, सुन लो यार, सुन लो, उन्हें मुड़ना नहीं। अच्छा, पता कैसे चलेगा? दो वॉल्यूम होंगे, दो वॉल्यूम पे टोटल कॉस्ट दी होगी, और जब उसका पर यूनिट चेक करेंगे तो टोटल में भी कॉस्ट चेंज हो रही होगी, और तो वो सेमी वेरिएबल है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से फिक्स और वेरिएबल पोर्शन को किससे सेपरेट करना है? हाई लो से। आज जो मैं एडजस्टमेंट करवाने लगा उस पर पहले बात करते हैं, फिर बताऊंगा क्या एडजस्टमेंट है, बाद में हेडिंग देंगे। जी जनाब, आप भाईजान चैप्टर 1 पे जाएं, बेसिक्स पे। बल्कि चैप्टर 1 में क्या जाना है, ये पीछे अभी मार्जिनल एब्जॉर्प्शन करके आए हैं। टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो आप इनकम स्टेटमेंट में लिखते होते हैं, टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वो कैसे कैलकुलेट होता है, बोलना नहीं बाकियों ने। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो आप टोटल लिखते होते हैं कॉस्ट ऑफ सेल के सेक्शन में, वो कैसे कैलकुलेट होता है, उसके बैक एंड पर क्या फॉर्मूला होता है, बताएं। याद आ रहा है कोई? सोचे हैं? कोई नहीं, कुछ नहीं होता। सवाल मेरा ये है कि कॉस्ट ऑफ सेल के सेक्शन में डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लिखते हैं हम करंट प्रोडक्शन कॉस्ट के नीचे, तो उसकी टोटल अमाउंट क्वेश्चन में नहीं दी होती, वो कैसे निकालते हैं हम? नहीं, गलत, वो तो आप कॉस्ट ऑफ सेल निकाल रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कॉस्ट ऑफ सेल के सेक्शन में डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होता है टोटल। या चैप्टर 1 पे आ जाओ, हाँ चैप्टर 0 या 1 उसमें बताया था, देखो ना तुम्हें आता नहीं है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट टोटल नहीं दी होती। बोलना नहीं जी, बोलना नहीं, बताने दे रहे जी। देख लें फिर, आप तो इस तरह पेपर में हम आगे जाए जा रहे हैं, तुम्हें तो पहली चैप्टर की चीजें नहीं आती यार। नहीं दी होती जी। आपके साथ वाले पता है बेटा आपको? हेलो, हमने कहा था चैप्टर नाला, वो दोस्त हैं इनके, और वैसे ही मैंने कहा ये देखो, ये आपने टेबल पढ़ा था, इसमें किधर गया वो टेबल? यार आपकी परफॉर्मेंस है ना, मैं अल्लाह आपको हदायत दे या आपको उठा ले। तुम्हारी मेहरबानी, पढ़ लो पढ़ लो। ये टेबल सा मैंने करवाया इजाफा, तो मैंने ये बताया था कि टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कैसे निकालते हैं। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय, इसका मतलब है तुम्हें तो मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में भी नहीं आता है। क्या कहते हो? किसने भेजा है मेरी तरफ? किसी दोस्त ने भेजा है? मेरी शक्ल देखने से कॉस्ट पास नहीं होना। क्या कहते हो? और जवान हंस रहे हो यार, देखो जरा तुम कैसे, तुम्हें उस दिन जबरदस्ती टेस्ट मैंने दिलवाया, तुम्हारा तो टेस्ट का भी मूड नहीं था। क्या दरख्तों पे पैसे उग रहे हैं घर में, तो मुझे भी ला दो कुछ 4-5 लाख रुपया। हम्म कुछ जवाब तो दो यार। अच्छा चलो, आ जाए जरा। वो अब मैं टाइम जाया कर रहा हूँ ऐसे ही आपके ऊपर, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको शायद समझ ना आए जी। हमने पढ़ा था कि टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आपने अगर कैलकुलेट करनी है तो उसका तरीका होता है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट
पर यूनिट इनटू प्रोडक्शन यूनिट्स, ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इनटू प्रोडक्शन यूनिट्स। मिसाल के तौर पर अगर एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट पे 50 रुपए का मटेरियल लगता है और हमने 10,000 यूनिट्स प्रोडक्ट के बनाते हैं, तो 10,000 यूनिट्स पे डायरेक्ट मटेरियल टोटल कितना लगेगा? तो 50 रुपीज पर यूनिट इंटू 10,000। ठीक है, 50 रुपीज पर यूनिट इंटू क्या है? 10,000। मेरा नहीं ख्याल कि किसी को इसमें मसला हो कि अगर मैं आपको डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट दे दूं 50 रुपीज की इंटू प्रोडक्शन यूनिट करना है। हाँ, अगर ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ना दी हो तो मैंने कहा था इसके पीछे भी फॉर्मूला होता है, ये 50 रुपए के पीछे। वो फॉर्मूला क्या होता है जी भाईजान, आपने बताना है। हाँ जी, डायरेक्ट मटेरियल की प्राइस इनटू मटेरियल की क्वांटिटी केजी लीटर या जो भी होगा, मटेरियल की क्वांटिटी पर यूनिट, यानी मटेरियल की प्राइस। फॉर एग्जांपल मटेरियल की प्राइस है 10 रुपए पर केजी, 10 रुपए पर केजी इनटू क्या है? फॉर एग्जांपल एक यूनिट पे कितने केजी लगते हैं? 5 केजीज पर यूनिट। तो मैं इसको अगर ब्रैकेट में लिख दूं तो इसका मतलब है कि ये मैं एक्चुअली क्या निकाल रहा हूं? मटेरियल की प्राइस इनटू मटेरियल की इससे मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी और इनटू क्या आएगा? प्रोडक्शन यूनिट। अब जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूं ना उसका ताल्लुक इसके साथ है ना उसका ताल्लुक इसके साथ है, बल्कि उसका ताल्लुक इसके साथ है मटेरियल की क्वांटिटी पर यूनिट के साथ। बाज दफा कुछ इदारों में ये होता है कि आपने एक प्रोडक्ट का यूनिट बनाना है और उस प्रोडक्ट के यूनिट को बनाने में 5 केजी मटेरियल लगना है। ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज ओके। 5 केजी से प्रोडक्ट का एक यूनिट मुकम्मल बन जाता है। लेकिन उसके मद्दे मुकाबिल बाज इदारों में ऐसा होता है कि आप जब प्रोडक्ट बनाते हैं तो ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कुछ रॉ मटेरियल जाया हो जाता है, और जितना रॉ मटेरियल जाया होता है वो प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बनता। सारा मटेरियल प्रोडक्ट का पार्ट, कुछ मटेरियल प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बनता, वो जाया हो जाता है, वो इवेपोरेट हो जाता है, वो कटिंग के प्रोसेस में इतने छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाता है कि वो काबिले इस्तेमाल नहीं होता। कोई भी वजह बन सकती है। तो आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में मटेरियल वेस्ट हो सकता है। मिसाल के तौर पर ये मेरी शलवार कमीज है जो मैंने पहनी हुई है, मिसाल के तौर पर ये 5.5 मीटर कपड़े से बनी है, मिसाल दे रहा हूं, 5.5 मीटर कपड़े से बनी है। अब मैंने दर्जी को 5.5 मीटर कपड़ा नहीं दिया था, मैंने उसको 6 मीटर कपड़ा दिया था फॉर एग्जाम्पल। उसने जब इसको पैटर्न पे रख के काटा होगा अकॉर्डिंग टू माय साइज, तो उसके दरमियान जो हाफ मीटर कपड़ा है वो कटिंग प्रोसेस में जाया हो गया। और वो कटिंग प्रोसेस में ऐसे नहीं था कि वो इतना बड़ा कपड़ा था कि जिसको मैं गाड़ी की सफाई के लिए रख लूं। वो छोटी छोटी कतरें होंगी, वो मिला मुलू के सारी कतरों का जो भी साइज है उसको मैंने काउंट किया तो दैट वाज इक्वल टू 0.5 मीटर। हंस रहे हो? ऐसे तो नहीं है ना कि एक कतर मेरी जेब पे लगी हुई है, एक यहाँ लगी हुई है, एक मेरे कॉलर पे लगी है। वो जो कटिंग प्रोसेस में जाया हो गई वो इतनी माइनर पार्ट ऑफ द क्लॉथ था कि वो कहीं और इस्तेमाल। अब दूसरी क्लास में एक बच्चे ने पूछा कि सर वो आप अपने बच्चों के लिए भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कहा इंसान के बच्चे हैं, इतने छोटे बच्चे नहीं होते। इवन न्यू बॉर्न बेबी भी हो तो उस पे हाफ मीटर कपड़े में कुछ नहीं होता। ठीक है, वो कहते हैं नहीं एज्यूम करें सर
तो वो फिर आगे बात हंसी मजाक में चलेगी। ठीक है, आपको मेरी बात समझ आ रही है? अब मसला क्या है? मसला ये है, मिसाल चलो मैं यहाँ पे कहता हूँ फिलहाल इस एग्जांपल को छोड़ के, अगर मैं कहूँ 100 रुपए पर मीटर कपड़ा है इनटू 5.5 मीटर एक उस पे लगता है मेरी शलवार कमीज के सूट पे, इनटू फॉर एग्जांपल 500 शलवार कमीज के यूनिट्स हैं जो मैं सिलवाता हूँ एक साल में। उसके बाद 100 रुपए पर मीटर है इनटू 6 मीटर। अकाउंटेंट्स के दरमियान ये डिबेट पाई जाती है कि हमें 5.5 मीटर लेना चाहिए, मसला इसके बारे में है। हमें 5.5 मीटर कपड़े से कॉस्ट अकाउंटिंग कैलकुलेट करनी चाहिए, या हमें 6 मीटर कपड़े से कॉस्ट अकाउंटिंग को लेके चलना चाहिए, ये डिबेट है। डिबेट ये है, शलवार कमीज पे तो 5.5 मीटर कपड़ा लगा है, अब मेरी वो आधा मीटर कपड़ा कहीं नहीं है इसमें। क्या पॉइंट आप मेरा पिक किया है? यानी 6 मीटर कपड़ा टोटल है जिसमें से 5.5 मीटर कपड़ा लग गया उसके ऊपर फिनिश्ड शलवार कमीज पे, और 1/2 मीटर कपड़ा ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग एंड कटिंग प्रोसेस वेस्ट हो गया, और वो जो 1/2 मीटर कपड़ा है वो मेरी शलवार कमीज का पार्ट, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ माई फिनिश प्रोडक्ट। अब आपसे मेरा सवाल ये है कि मुझे अपनी मुकम्मल शलवार कमीज की कॉस्ट, अगर ये कपड़े की कॉस्ट निकालनी है तो मुझे 5.5 मीटर क्वांटिटी काउंट करनी चाहिए, या मुझे 6 मीटर पर यूनिट काउंट करनी चाहिए, ये डिबेट है जी। लेकिन वो 0.5 मीटर तो यूज ही नहीं हुआ भाई प्रोडक्ट पे। हम्म, हाँ जी। कॉस्ट अकाउंटेंट ये देखता है कि 5.5 मीटर कपड़ा तो नहीं हमने खरीदा ना, हमें जो कॉस्ट पड़ी है वो तो पूरे 6 मीटर की पड़ी है। अगर आप सिर्फ 5.5 मीटर कपड़े की कॉस्ट लेते हैं ना, तो यू आर एज्यूमिंग दैट कि वो जो 1/2 मीटर है वो मुफ्त मिला है आपको। मसलन दुकानदार ने आपके साइज के हिसाब से आपको कपड़ा 6 मीटर दिया है, लेकिन पैसे उसने आपसे, उसने कहा ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 10 मीटर कपड़ा जाया हो जाना तो ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 6 मीटर ਦੇ पैसे ना ਦਿਓ। ऐसा नहीं होता। दुकानदार जिससे मैं कपड़ा लेकर आया था उसने मुझे 6 मीटर के पैसे लिए होंगे मुझसे, वो अलग बात है कि 6 मीटर में से 5.5 मीटर प्रोडक्ट का पार्ट बन गया, रिमेनिंग 1/2 मीटर जो पैसों का आया था वो ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस अनअवॉइडेबल रीजन की वजह से वेस्ट हो गया, जिसको हम आम जबान में नॉर्मल लॉस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जो कि अनअवॉइडेबल होता है। अजान हो रही है? कामरान साहब का एक जवाब आया।
हाँ जी, फोन मेरी बेगम दा आया, टेंशन तानू पई है हैं, चीज़ा सूटी जाने मुड़िया इथे ते। हाँ जी, चलो आज तो बंद हो गया है, नेक्स्ट टाइम से आया तो हम क्लास उसी वक्त बंद कर देंगे। ठीक है। बाहर ना आ जाए। अच्छा, हम बात ये कर रहे थे 5.5 मीटर लेंगे या 6 मीटर लेंगे, तो उसका आंसर है क्योंकि आपको जो कॉस्ट है वो प्रोडक्ट पे लगने वाले की भी पड़ रही है और वेस्ट पोर्शन की भी पड़ रही है बेटा। तो आपको टोटल कितने मीटर की कॉस्ट काउंट करनी चाहिए? तो ये जो 6 मीटर्स होता है ना, जो टोटल होता है, इसको कहते हैं इनपुट पार्ट ऑफ द मटेरियल। क्या बोलते हैं इसको? और वो जो ये 5.5 मीटर था जो फिनिश्ड फाइनल शलवार कमीज पे लगता है, दैट इज नोन एज आउटपुट पार्ट ऑफ द मटेरियल। आउटपुट पार्ट मींस मटेरियल का वो पोर्शन जो प्रोडक्ट का पार्ट बना है। इनपुट का मतलब है वो मटेरियल जिसके अंदर जाया होने वाला मिला के सारा टोटल जितना मटेरियल आपने सप्लायर से क्या किया, परचेज किया। ठीक है। तो आइंदा से अब याद रखिएगा कि जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, नाउ इट विल बी रिफाइंड फर्दर। ये जो मटेरियल लिखेंगे, या मटेरियल की असल में कौन सी क्वांटिटी होगी? इनपुट क्वांटिटी पर यूनिट आनी है बच्चों। कौन सी? आउटपुट क्वांटिटी नहीं आनी। यानी ये जो आप लिख रहे होते हैं ना, मटेरियल की प्राइस इनटू मटेरियल क्वांटिटी, ये वाला तरीका काबिल कबूल नहीं है। दुनिया के तमाम कॉस्ट अकाउंटेंट इस बात पे मुत्तफिक हैं कि आपकी फैक्ट्री में जो भी प्रोडक्ट बन रही है उसके लिए जो रॉ मटेरियल है, चाहे वो मटेरियल प्रोडक्ट का पार्ट बनना है चाहे वो जाया होना है, वो जो 1 यूनिट पे मटेरियल लगना है वो वेरिएबल कॉस्ट है। जाया हुआ पार्ट भी वेरिएबल कॉस्ट है, प्रोडक्ट पे लगा हुआ पार्ट भी वेरिएबल है। क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट की खूबी है वो पर यूनिट पे सेम रहती है, टोटल में क्या होती है? चेंज। तो अब आप यहाँ पे 5.5 लेने की बजाय क्या लेंगे? आई कैप को बुरी आदत है, मैथमेटिक्स है, आई कैप आपको देगा 5.5 मीटर और आपसे कैलकुलेशन करवाएगा। आपने 5.5 मीटर से किस पे आना होगा? यानी आउटपुट गिवन होगी और इनपुट हमें क्या करनी पड़ेगी। तो मैं इसको इस तरह फाइंड आउट करूंगा कि जो भी ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, मटेरियल यूज्ड ऑन कंप्लीट फिनिश प्रोडक्ट
ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, ये फॉर्मूला सिखाना है। मटेरियल यूज्ड ऑन कंप्लीट फिनिश प्रोडक्ट, ये जो मटेरियल है इसको हम क्या बोलेंगे, आउटपुट पार्ट ऑफ मटेरियल प्लस जितना मटेरियल जाया होगा, वेस्टेज या लॉस, इक्वल टू मटेरियल, टोटल मटेरियल परचेज्ड एंड यूज्ड, टोटल मटेरियल परचेज्ड एंड, इसको इनपुट पार्ट कहेंगे। मैं वैसे ये पूरा इंग्लिश लिखूंगा, बच्चों को आदत होती है ये आउटपुट इनपुट के अल्फाज लिखते हैं, वो आपकी मर्जी है। हमने आउटपुट क्वांटिटी नहीं लिखनी अपनी कैलकुलेशन में, ये वर्किंग करके निकालेंगे आप। और इस वर्किंग में कौन सी क्वांटिटी हमें चाहिए, इनपुट क्वांटिटी हमारा आंसर होगा। तो मिसाल के तौर पर अगर ये फॉर एग्जांपल ये आपका है 5 मीटर्स पर यूनिट, या चलो मैं फिगर चेंज करता हूँ जरा, फॉर एग्जांपल ये है 9 मीटर्स, क्योंकि मैं फ्रैक्शंस में नहीं जाना चाह रहा, 9 मीटर्स पर यूनिट के एक मुकम्मल शलवार कमीज पे 9 मीटर लगता है। फिगर चेंज किया मैंने 5.5 से 9 मीटर। और मटेरियल का लॉस वो आपको परसेंटेज में दे देता है, वो कह देता है इंग्लिश में 10% ऑफ इनपुट। हाँ जी, क्या कह देता है, 10% ऑफ। अब इनपुट की तो फिगर ही मौजूद नहीं है जी, 10% ऑफ इनपुट है और इनपुट मौजूद नहीं है, तो ये x होगा और ये 10% ऑफ x होगा। नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट द फिगर ऑफ x। जी मेरा ख्याल है ये आ जाएगा x इज इक्वल टू, बल्कि सॉरी हाँ 9 इज इक्वल टू x माइनस 0.10x। वो अब शॉर्ट कर लीजिएगा जो भी आपने करना है। तो x का आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 10 मीन्स 10 मीटर पर यूनिट, ये इनपुट है। ये आपकी क्या है, इस एग्जांपल में 9 मीटर वॉज दैट पार्ट जो प्रोडक्ट पे लग रहा था, 1 मीटर वो पार्ट था जो क्या हो रहा था, वेस्ट हो रहा था। तो टोटल फिर कितना परचेज किया होगा आपने एक यूनिट के लिए, 10 मीटर। हम कॉस्ट 9 मीटर की काउंट करेंगे या 10 मीटर की, तो जवाब है हम 10 मीटर की कॉस्ट काउंट करेंगे। इज इट क्लियर। आई कैप, अब मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, टाइम बचाऊंगा। आई कैप कभी कभार ये हरकत भी फरमाएगा। क्या हरकत फरमाएगा, ये हरकत भी फरमाएगा जो मैं अब लिखने लगा हूं। उस हरकत के मुताबिक आई कैप ये करेगा कि 10% ऑफ इनपुट की 10% ऑफ आउटपुट, क्या लिख देगा, 10% ऑफ आउटपुट। अब इसमें याद रखें क्योंकि अब बेस फिगर मौजूद है, 10% ऑफ क्या का है उसने, आउटपुट का है। और अब आउटपुट की फिगर हमारे पास 9 मीटर मौजूद है, तो 10% इंटू 9 मीटर्स, तो ये 9 हो गया 0.9, तो ये 9 दोनों से आंसर सेम नहीं आ रहा, दोनों से आंसर सेम। एक केस में 10 मीटर आ रहा है, दूसरे केस में क्या आ रहा है, 9.9 मीटर। और ये फर्क क्यों आ रहा है, क्योंकि एक्चुअली आई कैप ने जैसे मार्कअप मार्जिन में बेस नहीं फर्क होती, मार्जिन में सेल बेस होती है और मार्कअप में क्या बेस होती है, तो बिल्कुल इसी तरह आई कैप की मर्जी है, आई कैप की मर्जी है कि वो ये जो लॉस का रेट दे रहा है वो इनपुट पे बेस कर रहा है कि आउटपुट पे बेस कर रहा है। इनपुट पे बेस करेगा तो इनपुट मौजूद होगी तो ठीक है, अगर इनपुट अव्वल तो मौजूद ही नहीं होगी, क्योंकि मौजूद होगी तो फिर तो ये कैलकुलेशन ही फारिग हो जाएगी ना। तो हमें इन एनी केस क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए कि इनपुट चाहिए, तो जवाब है हमें इनपुट रिक्वायर्ड है। अब आपने क्या करना है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में, ठीक है। मटेरियल जो प्रोडक्ट पे लगता है प्लस जितना जाया होता है मिला के टोटल मटेरियल, हमने जो कॉस्ट लेनी है वो उस टोटल की लेनी है। इस टोटल को इनपुट कहते हैं, बल्कि मैंने ऊपर नाम ही चेंज कर दिया। आइंदा से अब आप मैं पूछूं
कि मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालते हैं, तो आपने बताना है मटेरियल की प्राइस इनटू मटेरियल की इनपुट क्वांटिटी पर यूनिट। खाली नहीं कहना मटेरियल क्वांटिटी, अब आपने क्या कहना है मटेरियल की। अगर वेस्टेज नहीं है पूरे क्वेश्चन में फिर इनपुट आउटपुट में फर्क कोई नहीं होता, लेकिन अगर वेस्टेज हो तो इनपुट क्वांटिटी विल बी हायर देन द आउटपुट पार्ट ऑफ मटेरियल। मेरा ख्याल ऐसे ही है ना, इनपुट क्वांटिटी ज्यादा होगी आउटपुट क्वांटिटी से। क्यों? क्योंकि उसमें वेस्टेज वाला पार्ट भी शामिल हो रहा है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ रही होगी। कल अब इसकी एप्लीकेशन करेंगे। अभी ये वेस्टेज वाला पॉइंट मुकम्मल नहीं हुआ, ऐसे ही लेबर का टाइम होता है उसमें भी वेस्टेज आ जाती है, जो भी आता है बाद में बात करेंगे। अभी आप बताया ना करें, लोग बेचारे परेशान हो जाएंगे। रिपीटर हजरात आपकी मेहरबानी ऐसे ना किया करें। ओके फिर अल्लाह हाफिज, थैंक यू। तो आज होमवर्क कोई नहीं है, आपका पिछला ही काम है वो सवाल मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का। आज कोई होमवर्क नहीं है अलहदा से। चले ओके अल्लाह हाफिज।